हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीव रूल को लेकर। आज जिस लीव रूल पर हम बात करने वाले हैं वो अमूमन भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं से संबंधित है। यदि कोई महिला कर्मी चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट में हो या नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट में हो, वह नियोजित है और वह मां बनी है, तो उसे एक विशेष प्रकार का लीव रूल के तहत लीव दिया जाता है जिसे हम मैटरनिटी लीव कहते हैं, जिसे आप हिंदी में मातृत्व अवकाश कहते हैं। बहुत से साथी ऐसे होंगे जिन्हें लगेगा कि इसमें बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आप इस वीडियो में वो सब बातें जानने वाले हैं जो उम्मीद करता हूं कि आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। निष्कर्ष यह है कि मैटरनिटी लीव रूल का पूरा निचोड़ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपके लिए यह जो है कि प्रथम कर्तव्य बन जाता है कि यदि आप पुरुष कर्मी हैं तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यदि आपको इस लीव रूल के बारे में कंप्लीटली जानकारी होगी तभी आप अपने सहकर्मी महिला कर्मियों के लिए आप एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो बातें तो होती रहेंगी, चलिए हम मूल टॉपिक पे आते हैं। मैटरनिटी लीव का क्या निचोड़ लेकर हम आपके लिए आए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऊपर आप हेडिंग में देख लीजिए, इंग्लिश में मैटरनिटी लीव और हिंदी में मातृत्व अवकाश कहते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक आता है कि इसका स्रोत क्या है, मैटरनिटी लीव आया कहां से है। तो इसको दो प्रमुख टॉपिक हमने दिया है। एक इसका जो मूल स्रोत है, यानी पहली बार इस लीव की चर्चा अगर जब कहीं किया गया है तो उसे द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जिसे आप हिंदी में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 कहते हैं। मैटरनिटी लीव के बारे में जो कंप्लीटली जानकारी मिलती है इस अधिनियम में मिलती है। आपसे निवेदन है कि आप भी इस एक्ट को पढ़िए, 1961 का जो मैटरनिटी लीव से रिलेटेड स्पेशल जो कानून बना था उसको पढ़िए। हम इसी को बेस बनाकर आपको बताने वाले हैं। और दूसरा जो इसका स्रोत हमने लिया है वो सीसीएस लीव रूल्स 1972 का रूल नंबर 43, यानी सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 का जो एक पूरा दस्तावेज के रूप में है। उसमें रूल नंबर 43 में जो है कि मैटरनिटी लीव की चर्चा है। तो ये दो प्रमुख उदाहरण है जो हर एक कर्मी को जानना चाहिए। ठीक है, तो मैटरनिटी लीव जो है कंप्लीटली रूल नंबर 43 से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए एक सवाल यह होता है कि मैटरनिटी लीव की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि आप एक नागरिक की निगाह से सोचें, यदि एक मानव के निगाह से या फिर धार्मिक आधार से, हम इंडियन बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति हमारा किसी और ओर चला जाता है। हमें हर तरह से हर जगह पर अपने को उस रंग में सोचना है। तो अब हमको ये सोचना है कि मैटरनिटी लीव की आवश्यकता क्यों पड़े। तो इसका देखिए मैंने जवाब ढूंढने का प्रयास किया है। देखिए दो टॉपिक हमने बनाया है कि मैटरनिटी लीव की आवश्यकता क्यों है। पहला, मां और नवजात शिशु के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करना। क्लियर है, मां यानी महिला कर्मी और उन्होंने जो बच्चे जना है, यानी उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया है उस बच्चे के, क्लियर, समग्र कल्याण संपूर्ण कल्याण को सुनिश्चित करना है इस लीव के तहत। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमने चुना है वो ये है महिलाओं के आर्थिक अधिकारों की रक्षा। बिल्कुल एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा। महिलाओं के आर्थिक अधिकारों की रक्षा, नौकरी की सुरक्षा, बच्चे पैदा करने और पालन पोषण के उनके सामाजिक कार्य का समर्थन करना। बहुत सारी बातें हमने इस एक सेंटेंस में ही कह दिया है। फिर से आप देख लीजिए, महिलाओं के आर्थिक अधिकार, ठीक है, एक अधिकार की रक्षा इसमें होगा, उनकी नौकरी की सुरक्षा होगा, यानी मैटरनिटी लीव जो है उसे नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा क्या है आगे, बच्चे पैदा करने, यानी उसका एक सामाजिक दायित्व है। यानी अगर हर माँ यह सोच ले हमें बच्चे पैदा नहीं करने हैं तो दुनिया कई काम से, अगर माँ हमें पैदा न करे तो जनरेशन समाप्त होगा। तो भाई यह सिलसिला जारी रहे, यानी माँ
अपने बच्चे पैदा करने के दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह से कर सके, इसलिए उसको यह लीव की आवश्यकता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस लीव में आगे जो बात की जाती है वो ये कि जब आप इस लीव को पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपको वहां पर 1961 का जो लीव रूल है उसमें कारखाना, खान, बागान आदि यानी जहां पे वो महिला कर्मी नियुक्त है उसकी परिभाषा कैसे देना है। आप क्या किसी जो होटल में काम करते हैं क्या वहां पे महिला कर्मी को यह लीव मिलेगा? तो कहने का मतलब है कि यह लीव कहां पे लागू होता है, यह रूल कहां पे लागू होता है। महिला कर्मी तो हर जगह पदस्थ है, क्या हर जगह यह लीव लागू होगा? तो देखिए, वहां पे आपको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा पहले कारखाना, खान, बागान यानी जहां पे महिला कर्मी है उसको परिभाषित क्या कैसे किया गया है। तो देखिए, तीन महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको साबित करने के लिए तीनों चीजें पूरी करनी चाहिए। पहला तो कारखाना अधिनियम 1948 में परिभाषित किया गया है। कारखाना, खान, बागान आदि की जो परिभाषा दी गई है वह 1948 के कारखाना अधिनियम में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, उसको जानना है। अब हम आपको ये नहीं कहेंगे कि जाके कारखाना अधिनियम 1948 पढ़िए, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ही वो सारे संशय दूर हो जाए। पहला तो ये हुआ, कारखाना अधिनियम 1948 में उनकी परिभाषा मिलती है। दूसरा, आप कारखाना किसे कहेंगे? वर्तमान परिभाषा के हिसाब से कारखाना, खान, बागान इत्यादि हम उसे कहेंगे जिसमें कम से कम 10 और उससे अधिक की कल्पना नहीं है, कम से कम 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हो। मिनिमम कारखाना कहलाने के लिए पहली शर्त है कि उसमें कम से कम 10 लोग नियुक्त हो, उसमें 10 लोग काम कर रहे हो। यह प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, कारखाना मतलब नियोक्ता की बात हो रही है। पहला शर्त क्या हो गया? मिनिमम 10 लोग नियुक्त हो। और दूसरा, वो 10 लोग पूर्ववर्ती 12 माह के मतलब अभी से पीछे 12 महीने के किसी दिन नियोजित हुआ हो। कहने का मतलब है कि अभी से 12 महीने पहले किसी भी दिन वह नियुक्त हो, कल भी हो सकता है, 2 महीने पहले भी हो सकता है। तो अगर उसमें 10 या अधिक व्यक्ति नियुक्त है और वहां पे यदि महिला कर्मी नियुक्त है तो उस पर यह लीव लागू होगा, यानी उसके नियुक्तिकर्ता को यानी उसके ऑनर को अपने महिला कर्मी को मैटरनिटी लीव देना होगा। ठीक है, ये तो था बेस। अब हम आगे भी बढ़ेंगे। आपसे निवेदन है कि इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। अभी हम हाजिर होते हैं। आइए और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इसमें क्या है, एक सवाल होता है कि इस मैटरनिटी लीव का विस्तार क्षेत्र क्या है। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों पर यह लागू होगा। तो विस्तार क्षेत्र क्लियर हो गया, सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थान हो उस पर लागू होगा, जिसे आप इंग्लिश में पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब होता है महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, यहीं पे महिला कर्मी जो है कि कंफ्यूज होती हैं या परेशान होती हैं कि इसके लिए पात्र कौन कर्मी है। पहला तो शर्त हो जाता है महिला कर्मी को मिलेगा, लेकिन उसमें भी टर्म एंड कंडीशन है। जो आज नियुक्त हुए को जरूरी नहीं कि उसको मैटरनिटी लीव मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको बारीकी से समझना होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि इसके लिए कौन कौन पात्र है। इसमें हमने 4 टॉपिक बनाया है, जो महिला कर्मी चारों में से चारों फुलफिल करती है वो ले सकती है। ठीक है, देखिए अब क्या है, पहली चीजें क्या शर्त है कि नियोजित महिला कर्मी हो। क्लियर है, किसी भी संस्थान में हो और कम से कम 10 व्यक्ति वहां पे नियुक्त हो पिछले 12 महीने से, है ना। पिछले 12 महीने में किसी भी दिन से कम 10 व्यक्ति नियुक्त हो, जिसमें अगर महिला कर्मी है तो वह इसके लिए एलिजिबल होगा। क्लियर हो गया, नियोजित महिला कर्मी हो। दूसरा, जो सिर्फ यहीं तक क्लियर नहीं होता, दूसरा अपेक्षित डिलीवरी तिथि से पूर्व नियोक्ता के साथ कम से कम 80 दिन काम किया है और यह चीजें पिछले 12 महीने में होना चाहिए। मतलब मान लो कोई भी महिला कर्मी अगर बच्चा जन्म
करने वाली है या बच्चा जनने वाली है, उसको मैटरनिटी लीव तभी मिलेगा जब वह जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो एक डॉक्टर उन्हें एक सर्टिफिकेट देता है कि इस दिन आपकी डिलीवरी हो जाएगी, उस दिन से पहले, यानी अगर वो आज मैटरनिटी लीव लेना चाहती है, आज से पहले यानी पिछले 1 साल के अंदर उसे कम से कम 80 दिन यानी लगभग 2.25 महीने उन्हें ड्यूटी करना होगा। यदि मान लीजिए आज से 2 महीना पहले कोई महिला कर्मी नियुक्त हुई है और वह आज बच्चा जनने वाली है, तो क्या उसे मैटरनिटी लीव मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर है? उसे कम से कम 80 डेज वहां पे काम करना शर्त है और वो पिछले 12 महीने में किसी भी दिन काम की हो और वर्तमान में वो वहां पर नियुक्त हो। क्लियर? यानी लगभग 3 महीना पहले से अगर वह नियुक्त है तो वह एलिजिबल हो जाएगी। अगला जो महत्वपूर्ण चीजें जो सारे महिला कर्मियों को जाननी चाहिए वो ये, बच्चा जनने वाली या नवजात शिशु को गोद लेने वाली, कोई जरूरी नहीं है कि वह महिला बच्चे को जन्म देगी तभी मैटरनिटी लीव मिलेगा, ऐसा जरूरत नहीं है। अगर उस महिला कर्मी ने, हो सकता है कि उन्हें बच्चे होने में परेशानी हो, तो वह बच्चे एडॉप्ट कर सकती है। ऐसा रूल है कि अगर वो बच्चा एडॉप्ट करती है यानी नवजात शिशु को गोद लेती है और वह वैध तरीका, एक कानूनी तरीका होनी चाहिए, यानी बच्चा को अपने सर्विस रिकॉर्ड में उनको दर्ज कराना होगा। यानी क्लियर है? आप अगर इन्फॉर्म करती हैं कि मैंने बच्चा गोद लिया है, कैसे इन्फॉर्म करेगा? वो लिखित में सूचित देख करेगा अपने हायर अथॉरिटी को, है ना, कि मैंने फला जगह से फला तरीके से बच्चा एडॉप्ट किया है और वो नवजात है। नवजात का मतलब अभी अभी जन्म लेने वाला, ठीक है। नवजात बच्चा अगर गोद ली है और वो पिछले कम से कम 1 साल के अंदर कम से कम 80 दिन ड्यूटी कर ली है तो वह मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तीसरा क्लियर हो गया। चौथी चीज, एक और टर्म एंड कंडीशन है। मान लीजिए महिला कर्मी बच्चा गोद न ली, लेकिन वह ऐसे जो कि विधुर से शादी करता है, यानी इसको एक ऐसे तरह से समझिए, महिला कर्मी ऐसे व्यक्ति से शादी करता है जिनकी पहले से शादी हुई थी लेकिन उसकी पत्नी डेथ कर गई, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन उस पत्नी से उनके बच्चे हैं। क्लियर हो गया? यानी महिला कर्मी ऐसे विधुर से शादी करती है जिसे पूर्व पत्नी से बच्चे हैं। जैसी बात है, जीना मरना इंसान के बस में नहीं है, मृत्यु सत्य है। किसी की पत्नी मृत्यु हो जाती है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और फिर वह पुरुष किसी मतलब नौकरी पेशा महिला कर्मी से शादी करता है, तो वह महिला कर्मी अगर शादी कर ली है तो उसके बाद वह उस बच्चे की मां हो जाती है और फिर वो उस बच्चे के लिए महिला कर्मी मैटरनिटी लीव ले सकती है। तो मेरे ख्याल से ये चारों टॉपिक आपको बखूबी समझ में आनी चाहिए। तो इनको 1-2 बार बिल्कुल रिपीट कीजिए, आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। फिर से एक रिपीट करता हूं, नियोजित महिला कर्मी हो और वह नियोक्ता के साथ पिछले 12 महीने में कम से कम 80 दिन काम किया हो, है ना, और वह बच्चा जनने वाली हो, अगर जन नहीं रही है, बच्चा एडॉप्ट कर रही है तो भी मिलेगा। और यदि उन्होंने इन तीनों के अलावे यदि ऐसे विधुर से शादी करती है जिसके पूर्व पत्नी से बच्चे हैं तो उसे मैटरनिटी लीव मिलेगा। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि मैटरनिटी लीव अधिकतम कितना मिलता है। अब हमारे बहुत से साथी यह कह देते हैं कि पहले 2 संतान की प्राप्ति पर 6-6 महीने का मैटरनिटी लीव मिलेगा। ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, गलत भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं है। उनको बारीकी से हम समझते हैं। अधिकतम अवधि क्या है? पहला तो उनका कहना सही है कि प्रथम 2 संतान पर, ठीक है, महिला कर्मी प्रथम 2 संतान पर, देखिए क्या था, मूलतः शब्द हमने लिखा, मतलब जब ये रूल लागू हुआ था 1961 में, उस समय क्या था, प्रथम 2 संतान पर उसे 12 सप्ताह का छुट्टी दिया जाता था
और वह 12 सप्ताह छुट्टी जो है बच्चा जन्म करने की तिथि से 6 सप्ताह पूर्व से यानी 50-50 कर सकती है। मान लो 6 सप्ताह बाद वो बच्चे जन्मने वाली है तो वह आज से ही छुट्टी ले सकती है। कोई जरूरी नहीं कि 6 सप्ताह पहले से ले, जितना लेट लेगी उनको ज्यादा फायदा होगा। बच्चा जन्मने के बाद उसको और एक्स्ट्रा छुट्टी मिल सकता है। तो वह चाहे तो 6 सप्ताह पूर्व से छुट्टी ले सकती है और बच्चा जन्मने के बाद वो आगे 6 सप्ताह छुट्टी ले सकती है। यानी वो चाहे तो बच्चा जन्मने के बाद वो आगे जो है कि 12 सप्ताह तक छुट्टी ले सकती है। तो ये क्लियर है। शुरू में ये चीजें था जब ये कानून बना था, लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ और है। वर्तमान स्थिति चूंकि हम डेवलप होते जा रहे हैं, हमारी मानसिकता बढ़ती जा रही है, हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही है। अब देखिए 1961 की जीवन शैली कैसी थी और आज की जीवन शैली कैसी है ना। तो उस हिसाब से आज उनको डबल से भी ज्यादा कर दिया गया है। कुछ समय पहले 24 सप्ताह था, यानी 12 को डबल यानी 24 सप्ताह। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि अब मैटरनिटी लीव 26 सप्ताह का कर दिया गया है और वो चाहे तो 8 सप्ताह पूर्व से ही वो छुट्टी ले सकती है। मेरा ख्याल से यहां समझने में दिक्कत ना हो सकती है। 8 सप्ताह पहले से ले सकती है या तो वह जिस दिन बच्चे जन्मती है उसके 1-2 दिन पहले से ले सकती है। वो उसके डिपेंड करता है कि अगर वो बच्चा जन्मने की तिथि से ही छुट्टी लेती है तो उसको 26 सप्ताह का छुट्टी मिल जाए। अब देखिए मान लीजिए महिला ने 2 बच्चे को जन्म दिया। ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं हम तो हमारे लोग, ऐसा नहीं है। कुछ महिलाएं हैं जो 2 बच्चे के बाद भी वो तीसरे बच्चे को जन्म देती हैं या तीसरे बच्चे को एडॉप्ट करती हैं। यह भी पीछे देख लीजिएगा। बाद के संतान पर तो उस पर उसे अभी का रूल है कि 12 सप्ताह का उसे छुट्टी मिलेगा और वह 3 महीना पूर्व से अधिकतम 3 महीना, यानी प्रथम 2 बच्चे पर 6 महीना और उसके बाद के बच्चे पर चाहे जितने बच्चे हो उस पर उसे 3-3 महीने का लीव मिलेगा। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले, लिखना चाहे लिख ले। अभी हम और बातें करते हैं। आइए और महत्वपूर्ण बातें समझते हैं मैटरनिटी लीव के संबंध में। ठीक है दोस्तों, नोट 1-2 बातें गांठ बांध लीजिए। एक सवाल की तरह हमने यहाँ पे नोट लिखा है, यदि मातृत्व अवकाश के दौरान महिला कर्मी की मृत्यु हो जाए, ये नेचुरल है, मृत्यु शाश्वत सत्य है। कब किस रूप में मेरी मृत्यु होगी कोई नहीं जानता। एक सवाल होता है, यदि महिला कर्मी मैटरनिटी लीव पीरियड में चल रही है, वो लीव ली है, इस पीरियड में यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। अब क्या होगा? पहली बात मैं आपका क्लियर कर दूं कि मैटरनिटी लीव वेतन सहित है, यानी इस लीव पीरियड में उसे पूरा वेतन मिलता है। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, क्या नहीं मिलता है वो हम बताएंगे। फिलहाल क्लियर हो गया कि मैटरनिटी लीव वेतन सहित है और वह मैटरनिटी लीव पीरियड में है और उनकी मृत्यु हो जाए तो 2 बातें हो सकती है। एक, यदि महिला कर्मी की मृत्यु हो जाए लेकिन उसके बच्चे जीवित है, ऐसी कंडीशन हो गया। दूसरा, महिला और उनके बच्चे यानी जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो 2 स्थितियां हैं। एक, यदि महिला कर्मी की मृत्यु हो गई लेकिन उसके बच्चे जीवित हैं, उस बच्चे की अभी मृत्यु नहीं हुई है, तो महिला कर्मी जो मृत है उनको संपूर्ण मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। यानी उस बच्चे का जो केयर टेकर है या फिर जाहिर सी बात है उस बच्चे का जो पिता है, यानी मृत महिला कर्मी के हस्बैंड बोल दें या जो भी उस बच्चे का जो रखवाला होगा उस महिला के बाद। अब यहाँ पे सवाल होता है यह कैसे डिसाइड होगा कि उक्त बच्चे का रखवाला कौन है, रक्षा करने वाला कौन है? तो हम आप जानते हैं जब हमारी नियुक्ति होती है, खास करके जब हम गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं, तो हमसे नियुक्ति के समय एक फैमिली डिक्लेरेशन भरा दिया जाता है, एक फैमिली डिक्लेरेशन लिया जाता है जिसमें हम ये घोषणा करते हैं मेरे परिवार में ये हुए, है ना। अगर हम पुरुष हैं तो हम अपने पूरे परिवार के अपने ऊपर डिपेंड, पूरे पत्नी बच्चे या जो भी हमने अडॉप्ट किया उस सब के, अगर पिताजी जीवित नहीं है तो बाकी पिताजी पर जो डिपेंड थे उन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है, तो सब मेरे डिपेंडेंट हो गए। ठीक है।
और यदि महिला कर्मी है तो वो अपने पति का नाम, बच्चे का नाम, अपने रिश्तेदार का नाम देता है, देगी, सॉरी, अपने रिश्तेदार का नाम वो देती है अपने घोषणा पत्र में। तो यहाँ पे जस्टिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि उस महिला कर्मी के बाद उस बच्चे का रखवाला या रखवाली कौन होगी। तो क्लियर है, यदि महिला कर्मी की मृत्यु हो गई है तो उस बच्चे के जीवित रहने की अवस्था में उन्हें संपूर्ण मैटरनिटी का लाभ मिलेगा, यानी उसको पूरा वेतन मिलेगा उस पीरियड का। और यदि महिला की भी मृत्यु हो गई, संग उसके बच्चे की भी मृत्यु हो गई, तो जिस दिन लास्ट मृत्यु हुई है, यानी इनमें से किसी की भी लास्ट मृत्यु हुई है, उस डेट तक जिसमें वो मृत्यु होने का डेट शामिल है, उस डेट तक, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उस डेट तक उन्हें मैटरनिटी लीव का फायदा मिलेगा। एक ये हो गया। अब देखिए अगला ये हमने लिख दिया है, एक वाक्य लिखा है, यह लीव वेतन सहित होता है, यानी इस पीरियड में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती है। अगला देखिए, मैटरनिटी लीव में ही कई सारे लीव आते हैं। एक स्थिति यह होती है कि महिला कर्मी जो है कि बच्चे जन्मने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट जो डेट है उससे पहले वो बच्चा जन्म देती है, यानी गर्भपात हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, गर्भपात आदि की दशा में कौन सी छुट्टी मिलेगा, कितना छुट्टी मिलेगा, वो मातृत्व अवकाश की तरह ही होता है, लेकिन उसे 6 सप्ताह का वेतन सहित छुट्टी मिलेगा, 6 सप्ताह का मैटरनिटी लीव मिलेगा। एक तो यह हो गया। बहुत सारे महिला कर्मी हैं, पुरुष कर्मी भी हैं, वो आज जागरूक हो गए हैं कि हम दो हमारे दो की पॉलिसी पे विश्वास रखता है और वह कहता है हमें आगे बच्चा नहीं चाहिए। महिला कर्मी भी ये कोशिश करती है कि उन्हें आगे बच्चा नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे, पुरुष है तो पुरुष नसबंदी करेंगे, और महिला कर्मी है तो वह अपनी नसबंदी करता है, यानी उनसे कहते हैं महिला बंध्याकरण, यानी नसबंदी। उसको एक शब्द है ट्यूबेक्टोमी, जिसको हमने हिंदी में लिख रखा है महिला नसबंदी। मेरे ख्याल से महिला नसबंदी समझना डिफिकल्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट प्रदान कर देती है, यानी अपने नियोक्ता को यह यकीन कराने में सफल हो जाती है कि वो जो है कि अपना नसबंदी करा रही है ना, तो ऐसी दशा में भी उसे मैटरनिटी लीव की तरह ही 2 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश मिलेगा। 2 सप्ताह यानी 14 दिन उसको मिल जाएगा बेड रेस्ट विथ सैलरी, है ना। एक होता है कि मान लीजिए महिला मैटरनिटी लीव से वापस आ गई, है ना, 6 महीना पूरा कर ली, 26 सप्ताह पूरी करके अब वो वापस आई, ठीक है। 6 सप्ताह का मतलब 6 महीने में बच्चे बड़े तो नहीं हो गए, अभी वो अधिकतम 6 महीने का है। तो ऐसी स्थिति में महिला कर्मी ड्यूटी पे तो आएगी, है ना। ड्यूटी पे आने के बाद भी उसको एक लीव मिलता है, जिसको आप दैनिक लीव कह सकते हैं, ड्यूटी के दौरान उसे कह सकते हैं। कौन सा लीव मिलता है ये देख लीजिए। दैनिक 2 विराम मिलेगा, यानी अगर उसका बीच में रेस्ट है, लंच ब्रेक होता है, उसको छोड़ के उसके इसके अलावा 2 ब्रेक और मिलता है उसे शिशु के 15 माह की आयु तक। क्लियर है, यानी टोटल 3 ब्रेक हो गया। यानी अपने शिशु को स्तनपान कराने के लिए, बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसे अपने ड्यूटी पीरियड में 2 एक्स्ट्रा रेस्ट मिलता है। तो कितना मजेदार लीव है ना। अगला देखिए, एक और होता है जो कई के दिमाग में ये चीजें कौनती है, बहुत से नियोक्ता करेंगे क्या, एम्प्लॉयर करेंगे क्या, यदि उसकी कोई महिला कर्मी प्रेग्नेंट हो गई, अब वो सोचता है कि इनको तो अब हमें 6 सप्ताह की छुट्टी देना पड़ेगा, तो वो उनको जो है कि नौकरी से बर्खास्त करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उस महिला कर्मी को सुरक्षा प्रदान की गई है। मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही एक शब्द बताया था, क्यों कि ये मैटरनिटी लीव की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ पे एक चीज हमने कहा था, महिला के नौकरी की सुरक्षा करने के लिए, आर्थिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए मैटरनिटी लीव की आवश्यकता पड़ी है। अगर कोई महिला कर्मी प्रेग्नेंट है, ठीक है, और इस दौरान यदि वो अनुपस्थित भी हो जाती है इस वजह से कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, यानी महिला कर्मी है, काम नहीं कर पाती है, तो वह जो है कि EOL यानी LWP भी कर सकती है, यानी नो वर्क नो पे कर सकती है। तो इस पीरियड में अगर कोई नियोक्ता उसे नौकरी से बर्खास्त करना चाहे भी तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाक्य आपको दिमाग में रख लेना है, ये है गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति के दौरान पदच्युति, यानी नौकरी से क्या बर्खास्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है।
तो ये एक बहुत पावरफुल जो है कि राइट मिला है, एक लीव जो है कि मिला है महिला कर्मियों को। तो हमें आपका ये कर्तव्य होता है ये उन महिला कर्मियों तक या लीव की जानकारी पहुंचा दी जाए। अब सवाल होता है कि यदि कोई महिला कर्मी जो है कि मैटरनिटी लीव पीरियड में है तो उन्हें कौन कौन सा वेतन मिलेगा। आप तो कहेंगे कि सर इसमें तो पूरा वेतन की बात हुई गई है, पूरा वेतन मिलेगा। याद रखिएगा कि पूरा नहीं मिलेगा, कुछ की कटौती होती है। जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है, मैंने जब ये बताया था 2-4 वीडियो पहले हमने बताया था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए पहली शर्त है कि आपको उस जो है कि पीरियड में कम से कम 1 दिन ड्यूटी करना पड़ेगा। तो पहला इस पीरियड में अगर वो रेलवे में नियुक्त है महिला कर्मी और खास करके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, तो याद रखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है तो उसे क्या क्या नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। दूसरा जो हार्डशिप अलाउंस मिलता है, हार्डशिप अलाउंस मिलता है, अभी के हिसाब से उसको 2700 रुपये हार्डशिप अलाउंस मिलता है, ये भी नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो उनके पोजीशन के हिसाब से है, वो किस ग्रेड में है, मिनिमम 900 प्लस डीए मिलता है ना, तो ये भी उनको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। तो इस तरह दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने मैटरनिटी लीव को पूरी तरह से समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है ना तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में जमकर शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए देश की प्रगति में अपना योगदान दीजिए। चलिए मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।